स्वागत। आज हम एक ऐसी जगह की पड़ताल कर रहे हैं जहां जिंदगी अपनी चरम सीमाओं पर जी जाती है। हाँ, साइबेरिया का ओइमकॉन गांव। वही, दुनिया का सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान। सोचिए, -71 डिग्री सेल्सियस तक तापमान। हाँ, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। हमारे पास एक यात्री के अनुभव हैं जो वहाँ होकर आए हैं। अच्छा। उन्होंने जमी हुई दुनिया को बहुत करीब से देखा है। उनकी बातें सुनकर ही अंदाजा लगता है कि वहाँ सब कुछ कितना अलग है। बिल्कुल। तो चलिए इसी यात्री के अनुभवों के जरिए समझते हैं कि इतनी हाड़ कंपा देने वाली ठंड में इंसान कैसे रहते हैं, उनकी रोजमर्रा की चुनौतियां क्या हैं और उन्होंने कैसे अनुकूलन साधा है। हाँ, सबसे पहले तो वो ठंडी महसूस करते हैं। मैंने सुना है कि बाहर सांस लेने पर भी आवाज आती है। हाँ, एक अजीब सी सरसराहट सी होती है, जैसे कोई सूखी घास चरमरा रही हो। अच्छा। ये असल में जो हम गर्म सांस बाहर छोड़ते हैं ना, वो तुरंत बर्फ के बहुत महीन कणों में बदल जाती है। उसी की आवाज है। गजब है। और ठंड इतनी तीखी होती है कि त्वचा पर सुइयों की तरह चुभती है। मतलब कुछ मिनट बाहर रहना भी खतरनाक है। खतरनाक कैसे? फ्रॉस्ट बाइट का सीधा खतरा। वो यात्री ने बताया कि सिर्फ 15 मिनट में उनकी नाक एकदम सफेद पड़ गई थी। सिर्फ 15 मिनट में? हाँ, मतलब कोशिकाएं जमने लगी थीं। तो फिर लोग बाहर निकलते कैसे हैं? यकीनन कपड़ों की कई परतें पहननी पड़ती होंगी। हाँ, बिल्कुल। करीब 20 परतें, और वजन भी अच्छा खासा, लगभग 14 किलो तक हो सकता है। 14 किलो? जी, इसमें रेंडियर के फर जैसे खास गर्म कपड़े भी शामिल होते हैं। तो ये दिखाता है कि भाई बाहर निकलना भी कितनी बड़ी तैयारी मांगता है। सही बात है। और ये तो सिर्फ शरीर को बचाने की बात हुई। घरों को कैसे गर्म रखा जाता है, वो भी परमाफ्रॉस्ट पर, मतलब वो जमीन जो हमेशा जमी रहती है। हाँ, यही मैं सोच रहा था। क्या घर बनाने की कोई खास तकनीक है वहाँ? बिल्कुल। घर सीधे जमीन पर नहीं बनाते, मोटी लकड़ी के जो बीम होते हैं ना, उन पे टिकाते हैं। अच्छा, क्यों? ताकि घर की गर्मी से नीचे की परमाफ्रॉस्ट पिघल ना जाए। अगर वो पिघली तो घर धंस जाएगा। ओह, समझ गया। और दीवारें? दीवारें 7 परतों वाली होती हैं। उसमें बेसाल्ट, वुल, फोम, ऐसी कई चीजें इस्तेमाल होती हैं। और खिड़कियां ट्रिपल गेज्ड, मतलब 3 शीशे। 7 परतें? और घरों में गर्मी का सोर्स क्या है? कोई हीटर? ज्यादातर घरों को गांव के एक सेंट्रल कोयला बॉयलर से गर्मी मिलती है, पाइपों के जरिए। अच्छा, सेंट्रल हीटिंग ऐसा? हाँ, पर ये सिस्टम 24 घंटे चलते रहना जरूरी है। अगर ये बंद हो गया तो कुछ ही घंटों में घर जम सकते हैं। बाप रे। और एक दिलचस्प बात यह है कि घरों का जो पहला कमरा होता है ना, एंट्री वाला, उसे जानबूझकर गर्म नहीं रखते। गर्म नहीं रखते? क्यों? वो एक तरह का नेचुरल फ्रिज बन जाता है। सामान रखने के काम आता है। और बाहर की ठंडी हवा के लिए एक बफर का काम भी करता है। वाह, क्या इंजीनियरिंग है, कमाल है। अच्छा, जाहिर है ऐसी जमी हुई जमीन पर खेती तो मुमकिन नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर भोजन का मुख्य आधार क्या होता है? लोग खाते क्या हैं? मुख्य रूप से मांस पर निर्भर है। याकुतियन घोड़े का मांस, खरगोश और नदी से पकड़ी गई मछली, जैसे स्ट्रोगनीना। स्ट्रोगनीना? हाँ, जमी हुई मछली। जमीन जमी होने के कारण सब्जियां तो उगती नहीं। तो विटामिन कैसे मिलते होंगे? इसीलिए अक्सर मांस, खासकर घोड़े का लिवर, वो कच्चा और जमा हुआ ही खाया जाता है। कच्चा? हाँ। और जमा हुआ? हाँ, यात्री ने भी इसे चखा था। बताया कि स्वाद से ज्यादा वो बर्फ जैसा महसूस हुआ। ये दिखाता है कि पोषण के लिए वहाँ की जरूरतें और तरीके कितने अलग हैं। वाकई अलग दुनिया है। और पीने का पानी, क्या वो भी जमा हुआ ही मिलता है? हाँ, पानी के लिए नदी से बड़े बड़े ब्लॉक काटकर घर लाते हैं, फिर उन्हें पिघलाया जाता है। पीने के लिए, नहाने के लिए, सबके लिए। बड़ी मेहनत का काम है। हाँ, लेकिन नदी का एक हिस्सा ऐसा है जो कभी जमता नहीं। अच्छा, क्यों? क्योंकि वहां जमीन के नीचे से गर्म पानी का सोता निकलता है। गांव की गायें वहीं पानी पीती हैं। ये तो प्रकृति का अद्भुत संतुलन है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में टेक्नोलॉजी का क्या हाल होता होगा? जैसे गाड़ियां, फोन। वो भी जम जाते हैं। यात्री ने बताया कि उनका फोन बाहर कुछ ही मिनटों में बंद हो गया। सिर्फ कुछ मिनटों में? हाँ, और गाड़ियों को स्टार्ट करने से पहले घंटों तक जेट हीटर से डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है। टायर भी ठंड से सिकुड़कर एकदम सपाट हो जाते हैं। हद है। और घरों में? आपने कहा पाइपलाइन नहीं होती, तो मतलब बाथरूम भी बाहर? हाँ, छोटे लकड़ी के कैबिन होते हैं, आउट हाउस कह लीजिए। और क्योंकि पानी तो होता नहीं, तो मल वहीं जम जाता है। कभी कभी तो कई मीटर ऊंचे स्तंभ बन जाते हैं। ओह,
ये तो और नहाना भी एक बड़ी प्रक्रिया है। हफ्ते में शायद एक बार, घंटों लगते हैं उसमें घंटों। नहाने में। हाँ, पहले बर्फ पिघलाओ, फिर पानी गर्म करो, फिर नहाओ, और फिर सोचिए 60 डिग्री सेल्सियस के गर्म कमरे से निकलकर सीधा -50 डिग्री से भी ज्यादा ठंडे माहौल में जाना। ये तो 100 डिग्री से ज्यादा का अंतर हो गया। हाँ, शरीर के लिए एक झटका होता है ये। अविश्वसनीय। अच्छा, क्या जानवर भी इतनी ठंड झेल पाते हैं, जैसे वो याकूतियन घोड़े जिनका आपने जिक्र किया? हाँ, याकूतियन घोड़े तो कमाल के जानवर हैं। वो -70 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड सह सकते हैं। -70 कैसे? उनका कद छोटा होता है, शरीर पर मोटी चर्बी की परत होती है और बहुत घना लंबा फर होता है। वो उन्हें बचाता है और वो बाहर ही रहते हैं। बर्फ के नीचे से घास ढूंढकर खाते हैं। कमाल है। और शिकार का क्या? शिकार भी भोजन और आय का अहम जरिया है। खरगोश, भेड़िए वगैरह। जाल में फंसा जानवर अक्सर हिल नहीं पाता ना, तो ठंड से ही जमकर मर जाता है। ओह, प्रकृति के साथ कैसा तालमेल है। वैसे यात्री ने वहां के स्थानीय साखा लोगों की मान्यताओं का भी जिक्र किया था, है ना? हाँ, साखा लोगों की जड़ें शमनवाद में है। वो प्रकृति का बहुत सम्मान करते हैं, उसे नाराज नहीं करना चाहते। शिकार करने या भोजन करने से पहले वो प्रकृति को भेंट चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं। अच्छा। और दिलचस्प बात यह कि जब यात्री ने अपना डीएनए टेस्ट करवाया तो पता चला कि उनके पूर्वज भी मध्य एशिया से जुड़े हैं, जहां से साखा लोगों का भी निकास माना जाता है। तो एक तरह का जुड़ाव महसूस हुआ होगा उन्हें। वाह। शायद, हाँ। इस छोटे से गांव में करीब 800 लोग रहते हैं, और स्कूल भी तभी बंद होता है जब तापमान -55 डिग्री से नीचे जाए। सही बात है। ये सचमुच दिखाता है कि ओएमोकॉन में जीवन प्रकृति के खिलाफ कोई संघर्ष नहीं है, हाँ, बल्कि उसके साथ गहरा अनुकूलन, सम्मान और सह अस्तित्व का नाम है। उन्होंने ठंड के कठोर नियमों के साथ जीना सीख लिया है एक तरह से। ये अनुभव वाकई हमें सोचने पे मजबूर करता है कि जब जीवन अपनी चरम सीमाओं पे पहुंचता है तो इंसान की सहन शक्ति और ढलने की क्षमता कहाँ तक जा सकती है। बिल्कुल। और ये भी कि क्या ऐसी जगह हमें हमारे सामान्य जीवन की सुख सुविधाओं पर और शायद उसकी सीमाओं पर भी दोबारा सोचने को प्रेरित करती हैं। हाँ, ये एक गहरा सवाल है, इस पर सोचना तो बनता है।